बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो आज हमारा यूनिट नंबर 3। आज हम यूनिट नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं और आज के 20 मिनट की वीडियो में यू विल बी अंडरस्टैंड इजीली व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एंड व्हाट इज ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इनके क्या बेनिफिट्स हैं, इनके क्या ड्रॉबैक्स हैं। Within these 20 minutes you will be able to write any question from your syllabus which comes from this chapter. So let's start our journey. If you are new on our channel, kindly subscribe it and click the bell icon for latest updates. So moving on, आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक फार्मुलेशन प्रोसेस, स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजिक evaluation and strategic decision making. और नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर विल बी डिस्कस्ड ऑपरेशनल मैनेजमेंट टेक्निक एंड ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिफाइन है। पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड लास्ट वन इज द डिसीजन मेकिंग। हाउ विल बी एबल to do some significant decisions to make the process more precise and under controllable. तो मूविंग ऑन, ये हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन है। और सबसे पहले आपको हाउ ना होनी चाहिए व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक रोल्स, basically strategic management is classified into the 3 categories. First one is the analysis, decision and action. Analysis, what is analysis? Analysis strategic role, vision, mission, strategic objective, internal and external environment of a firm. और सबसे पहले आपने जज करना है अपनी कैपेसिटी को, अपने विजन को, अपनी मोटिवेशन को। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट यू वांट टू अचीव एंड व्हाट इज योर इंटरनल एफर्ट्स एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो इन सारी चीज़ों को किसी फर्म में है तो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आपने जज करना है कि वहाँ पर पॉलिटिक्स पाई जा रही है, वहाँ पर किस तरह का इन्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना, इट्स योर मेन फोकस। और विजन, मिशन, स्ट्रेटजिक एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो आपके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को फर्स्ट स्टेज पे आपने एनालाइज करना है। और नेक्स्ट स्टेज डिसीजन, व्हाट इंडस्ट्री शुड वी compete इन। हम किस तरह के एनवायरनमेंट में compete कर रहे हैं, हमारा अपोनेंट किस तरह का है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। हाउ शुड वी compete इन दोज इंडस्ट्रीज। आपके अपोनेंट जो इंडस्ट्री या फर्म या इंस्टीट्यूशन या कोई इन्वायरमेंट पाया जा रहा है, आप उससे किस तरह से मुकाबला कर सकेंगे। compete मीन मुकाबला। हाउ यू विल compete दैट इंडस्ट्री। और आपने अपनी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, इन सारे जो 4 मेजर थिंग्स हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ अपोजिट कंपनी और इंडस्ट्री एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ यूर कंपनी और इंडस्ट्री, इन चारों चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को फोकस्ड रहना है और दूसरे की वीकनेस पे हिट करना है। देन यू विल बी एबल टू एंटर इन द मार्केट एंड गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। और नेक्स्ट स्टेप है आपके पास एक्शन, एलोकेट नेसेसरी रिसोर्सेज। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन्हें आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है बाय यूजिंग द अवेलेबल सुटेबल मॉडल्स। तो जो आपका रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके उन्हें एलोकेट करना है, ताकि जो आपका प्रोसेस है या आपका जो इन्वायरमेंट है अच्छी तरीके से चल सके और आप अपने जो कंपनी के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, विजन है, उसे आप अचीव कर सकें। एंड लास्ट वन इज डिजाइन द ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग इंटेंडेड स्ट्रेटजी टू रियलिटी। और लास्ट वन, आपने चीज़ों को इस तरह डिज़ाइन और ऑर्गेनाइज करना है कि जो आपका पेपर वर्क है वो आपके लिए इस तरह के पेपर वर्क या इस तरह का मॉडल ऑर्गेनाइज करना है कि आपको रियलिटी में उसे इंगेज करना आसान हो। तो ये मेन कंपोनेंट्स थे, बेसिक डेफिनेशन थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। अब हम थोड़ा सा इस बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। The strategic management process means defining the organization's strategy. It is also defined as a process by which manager make a choice for a set of strategies for the organization that will enable it to achieve better performance.
यहाँ पर आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट होता है दैट विल बी हेड बाय अ मैनेजर, और ये एक लेआउट, एक तरीक़ाकार, एक प्लानिंग, एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड करता है जिसके जरिए वो ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल हो जाती है कि ही विल बी परफॉर्म बेटर इन द गिवन और अवेलेबल रिसोर्सेज। Strategic management is all about identification and description of strategies that manager can carry so as to achieve better performance and a competitive advantages of their organization। तो इसमें जो चीज़ें मेन डील होंगी वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रेटजीज। मैनेजर उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगा, उन्हें सॉर्ट आउट करेगा, और ताकि आपके जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर अंदाज में हो सके। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली एक पेपर वर्क, एक लेआउट, अ प्लान विच डू और परफॉर्म योर टास्क मोर एफिशिएंटली। Strategic management is a study of why some firm outperform other। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली एक स्टडी या एक प्रोजेक्ट कह लें या एक फ्रेमवर्क का नाम है जिसके जरिए आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि दूसरी फर्म इस इन्वायरमेंट में किस तरह से आउट परफॉर्म कर रही हैं, आप इसमें किस तरह से अपनी इनपुट्स दे सकते हैं, और हाउ यू विल compete with others, how to create a competitive advantage in the marketplace that is unique, valuable and difficult to copy। आपने एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसी प्रोडक्ट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऐसी प्राइस पे आपने इंगेज करना है ताकि वो यूनिक हो, वैल्यूएबल हो और उसकी कॉपी मार्केट में आना मुश्किल हो। इम्पॉसिबल तो कोई चीज़ नहीं है, बट डिफिकल्ट टू कॉपी। टोटल ऑर्गेनाइजेशन, perspective, इंटीग्रेशन अक्रॉस फंक्शनल एरियाज, और आपने उन सारी चीज़ों को इंगेज करना है। टोटल ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स हैं उनको आपने ऑर्गेनाइज करना है, जो वीकनेस है उसे दूर करने की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ एनालिसिस, डिसीजन एंड एक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकन इन ऑर्डर टू क्रिएट एंड सस्टेन competitive advantages। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट किस चीज पर मुश्तमिल होती है? एनालिसिस, डिसीजंस एंड एक्शंस। चीजों को जांचना, फैसला करना और उस पर अपने एक्शंस प्रोवाइड करना ताकि आप अच्छे और सस्टेनेबल, देर पा सही है, मतवातर जो एडवांटेजेस हैं आपके उन्हें हासिल कर सकें। ये नहीं है कि आप 5-10 दिन के लिए फर्म अच्छी चले, बाद में उसे नुकसान होना शुरू हो जाए। सस्टेनेबल यानी कि लॉन्ग रन वो उसके बेनिफिट उस चीज से या आपकी जो प्लानिंग है उससे होते रहना चाहिए। इफ नॉट देन योर प्लानिंग या स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट इज वीक। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, यहाँ पर आपके पास जो मैनेजमेंट प्रोसेस है दैट विल बी रन विद इन दीज 4 phases। Environmental scanning refer to a process of collecting, scrutinizing and providing information for strategic purpose। Strategic formulation, the process of deciding best course of action for accomplish organizational objective। Strategy implementation, strategy into action, strategy evaluation, measuring performance and take remedial corrective actions। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट है कि चीज़ों को आपने स्कैन करना है, डाटा आपने जिस चीज़ के बारे में आपकी प्लानिंग है उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना है, जांच पड़ताल करनी है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि जो आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन विजन है वो अकम्प्लिश हो सके। और नेक्स्ट फेज में स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग बेस्ट कोर्स, आपने जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें इस तरह ऑर्गेनाइज करना है, इस तरह के आपके बेस्ट एक्शंस होने चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें बेहतर अंदाज में पूरा कर सकें। अकम्प्लिश्ड मीन्स कंप्लीट कर सकें। और यहाँ पर आपके स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, जो आपका पेपर वर्क है उसे आपने फील्ड वर्क में इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रेटजी इनटू एक्शन, जो आपका माइंड सेटअप है उसे आपने फील्ड में अप्लाई करना है। एक्शंस के जरिए आपने उसे दिखाना है, बताना है।
और लास्ट फेज में इवेल्युएशन, जो आपका परफॉर्मेंस या आउटपुट है उसकी जांच पड़ताल करनी है। अगर कहीं पर मसला आ रहा है तो आपने कुछ करेक्टिव डिसीजंस लेने हैं। Strategic decision making. What is strategic decision making? You just write these 6 points, then you will be able to get maximum marks. Strategy decision have major resource proposition for an organization. That these decision may be concerned with possessing new resources, organizing other and reallocating others. Strategy decisions deals with harmonizing organizational resources, capability with the threats and opportunities. तो डिसीजन मेकिंग में क्या है कि आपने उन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करनी है। चीज़ों जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। अगर कोई चीज़ मिस हो रही है या मिस हैंडल हो रही है उसे आपने रीएलोकेट करना है। और यहाँ पर आपके पास है कि आपके जो थ्रेट्स मार्केट में, जो आपकी कंपनी या फर्म या इंस्टीट्यूट्स पे जो थ्रेट्स हैं उन्हें आपने एनालाइज करना है। उनके जो रिसोर्सेज हैं आपको किस तरह से उन थ्रेट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, आपके पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, और बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। ऑल दीज थिंग्स आर कैटेगराइज इन द स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और स्ट्रेटेजिक डिसीजन डील्स विद द रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। It is all about what they want to organization to be like and to be about. Strategy decision involve a change of major kind since an organization operate in ever changing environment. आपकी जो प्लानिंग या जो डिसीजंस होने चाहिए वो इस तरह के नहीं होने चाहिए कि आप हमेशा वही 20 साल का पुराना डाटा या पुराना जो मेथड ऑफ थिंकिंग है वो उसी पर ही लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चले। आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग एबिलिटी, यू हैव टू चेंज योर मशीनरी, योर प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है आपने भी अपने जो एनवायरनमेंट या फर्म है उसे भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करना है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर कम्प्लेक्स इन नेचर। तो ना कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इसलिए दीज आर कम्प्लेक्स इन नेचर। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर at the top most level and uncertain as they deal with feature and involve a lot of risk। क्यों ना कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है बिफोर एक्शन होनी होती है, इसलिए आपको यहाँ पर फ्यूचर के बारे में आपने चीज़ों को या फ्यूचर के बारे में आपने प्लानिंग करनी होती है। इसलिए आपके पास यहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है दैट इज मच हायर एज कंपेयर टू एक्शन। यहाँ पर इनके आपने पहले पेपर वर्कआउट करना है, बाद में उसे इम्प्लीमेंट करना है, फिर रिजल्ट आने हैं। तो पेपर वर्कआउट जो है उसके बहुत ज्यादा उसके साथ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। ऑल राइट, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फर्स्ट बेनिफिट क्या है? फाइनेंशियल बेनिफिट। हमें जो पैसों की बचत हो जाती है। सही, हमारे पास जो पैसे हैं या जो अवेलेबल मनी है उसे किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। हमें अगर बेहतर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो रही तो हमें फाइनेंशियली तौर पर भी बचत हो रही। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, आपके पास जो लेबर है उसका आप ऑप्टिमम इस्तेमाल कर सकेंगे, उसको बेहतर अंदाज में अपने रिसोर्सेज को इंगेज कर सकेंगे। एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग थॉट्स। जो अनडाउटेड या एक कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग के जो डेवलपमेंट होती है कम्युनिटी में, उन चीज़ों को भी हैंडल किया जा सकता है। और इन तीनों फैक्टर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है financial benefits. It has been shown in many studies that the firms that engage in strategic management are more profitable and successful than those that do not have the benefits of strategic planning and strategic management। तो आपको पैसों की भी बचत होती है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है विद लिमिटेड रिसोर्सेज, विद ऑप्टिमम रिसोर्सेज, वो बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड करती है। आपका हमेशा एज अ फर्म, एज एन इंस्टीट्यूशन, आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि लिमिटेड इनपुट में आपका मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। तो अगर आपका स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट स्ट्रांग है देन दैट विल बी पॉसिबल कि आपके मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबल है।
नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स में आपके पास है द सेक्शन अबव डिस्कस्ड सम ऑफ द tangible benefits of strategic management. Apart from these benefits, firms that engage in strategic department are more aware of external threats and improve understanding of competitor strengths and weaknesses and increase employee productivity. तो स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट का ये भी फोकस है, बेनिफिट है कि वो जो दूसरी फर्म्स के वीकनेस है उन्हें वो जांच पड़ताल करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ की जांच पड़ताल करते हैं और अपने एम्प्लॉयज को उसी तरह रीऑर्गेनाइज करते हैं कि दैट विल गेट द मैक्सिमम आउटपुट। और एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन का हमेशा मद्दे ख्याल रखा जाता है, तब ही जितनी देर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं हो रहा आपकी जो फर्म है या इंस्टीट्यूशन है वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। They also have lesser resistance to change and a clear understanding of the link between performance and rewards. तो जैसे आई अर्ली डिफाइन यू कि आपको यहाँ पर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी जो क्लियर वॉइस है about the organization, about their personal or social problems that will be handled, and a satisfied employee produce more output as compared we have a depressed or a मेंटली डिस्टर्ब पर्सन। तो जितनी देर उनका जो मेंटल लेवल है सेटिस्फाई नहीं हो रहा उतनी देर कभी भी वो फर्म, वो इंस्टीट्यूशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा, क्लोजिंग थॉट्स में है, इन रिसेंट ईयर virtually all firms has realized that importance of strategic management. However, the key difference between those who succeeded and those who fail is that the way in which the strategic management is done and management planning is carried out make the difference between success and failure. अभी लास्ट ईयर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी काम हुआ है और बहुत सारी फर्म ने इन चीज़ों को लाइट लिया और जो स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट ने चीज़ें रिपोर्ट की, अभी हर फर्म स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट पर बेस्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है ताकि वो अपने जो कम्पिटेंट है उन्हें हैंडल कर सके, उन्हें बेहतर अंदाज में समझ सकें और मार्केट में उनकी एंट्री इजीली पॉसिबल हो। तो जो फर्म्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जो थॉट्स हैं या उनके जो पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करती हैं, दैट विल बी एबल to compete or enter in the market more easily as compared to those who are not focused on the strategic management department. अब हमारे पास एक नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, साउट। साउट मीन्स ये एब्रीवेशन है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो आपकी फर्म की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है और आपके मार्केट में कितने अपोनेंट मौजूद हैं, कितना थ्रेट मौजूद है। थ्रेट यहाँ पर ये नहीं है कि वो थ्रेट कंपनी को ये है कि वो टोटली मार्केट से ब्लैकआउट होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। तो बाय डेफिनेशन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर कंसीडर्ड टू बी इंटरनल फैक्टर एंड यू हैव सम मेजर्स टू कंट्रोल। आपके जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। आल्सो बाय डेफिनेशन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल फैक्टर ओवर विच यू आर एसेंशियली नॉट कंट्रोल्ड। ये अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हैं ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट यूर फोकस इज टू कंट्रोल देम एज मच एज पॉसिबल। सही है, आपने थ्रेट्स को पहले जज करना है, जो आपकी अपॉर्चुनिटी है उन्हें पहले जज करना है ताकि उसे आप टाइम पे अवेल कर सकें और थ्रेट्स को हैंडल कर सकें। तो एडवांटेजेस ऑफ सॉर्ट क्या है कि helps in strategic planning in following manners. It is a course of information for strategic planning, building organization strength, reserves its weaknesses, maximize its response to opportunity, overcome organizational threats. It helps in identifying core competency of the firm. It helps in setting of objective for the strategic planning. It helps in knowing past, present, and future so that by using past and current data, future planning can be checked out. तो नेक्स्ट ही हमारे पास यहाँ पर हेरेडिटल मॉडल के जरिए डिफाइन किया हुआ है साउट को कि आपके पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस है। इंटरनल एनालिसिस में आपके पास है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर योर इंटरनल फैक्टर्स
और एक्सटर्नल फैक्टर में आपके पास क्या है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इनको आप तो कवर अप कर सकते हैं इंटरनली, बट ये जो एक्सटर्नल एनालिसिस है इनकी जांच पड़ताल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मेन फोकस होता है। और जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें टाइम पर अवेल करना, और जो थ्रेट्स हैं उन्हें बेहतर अंदाज में हैंडल करना, दैट इज द मेन फोकस ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट। अब हमारे पास है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट एज यू नो, जैसे हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने बिफोर फ्यूचर पेपर वर्क सारा जो प्लानिंग है वो तरतीब देना होता है। इसी तरह ही ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज एन एडमिनिस्ट्रेशन of business practice to create the highest level of efficiency possible within the organization. It is concerned with converting material and labor into goods and services as efficiently as possible to maximize the profit of the organization. Operational management is the process whereby resources following within a defined system are combined and transformed by controlled manner to add value in accordance with the policy communicated by the management. तो जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है इसका मेन फोकस क्या है कि उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन के अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो सर्विसेज हैं, उन्हें बेहतर अंदाज में प्रोड्यूस करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट है उसे मैक्सिमाइज किया जा सके। और इसमें आपने विद इन द फ्रेम, विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, आपने जो मैनेजमेंट है उसके साथ मिलके उनकी कम्युनिकेशन के साथ विद इन द पॉलिसी, विद इन द टाइम फ्रेम, आपने अपने जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें मैक्सिमाइज करना है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो अभी आपके पास यहाँ पर एक ऑपरेशनल मैनेजमेंट में एक लेआउट बनाया के दिखाया गया है कि आपके पास रिक्वायरमेंट, इनपुट, आउटपुट, रिसोर्स, स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें जो हैं एक ऑपरेशनल मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कॉस्ट कितनी खर्च हो रही है, कितने टाइम फ्रेम में आपने वो चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कितने रिसोर्सेज हैं, प्लानिंग किस तरह की है, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजिक डिपार्टमेंट ने किस तरह का लेआउट, किस तरह का फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड किया है। तो ऑल दीज थिंग्स आर नोन एज इन्वॉल्व इन द ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो अभी ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग, जैसे हमारे पास था स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ऐसे ही हमारे पास इन ऑपरेशनल डिपार्टमेंट वी हैव ऑपरेशनल डिसीजन। ऑपरेशनल डिसीजन डे टू डे डिसीजन मेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव, often made in response to change in the circumstances. For example, is ill and won't be coming into work. Operational decision might be to transform another member for the administrative staff to cover her duty. ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आपके पास जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है, वहां पर फ्यूचर के बारे में चीज़ों को ऑलरेडी डिसाइड किया जो होता है। बट इन ऑपरेशनल मैनेजमेंट यहाँ पर डे टू डे डिसीजन होने हैं, किसी बंदे को कहाँ पर इनपुट करना है, कहाँ पर अगर किसी की छुट्टी है या कोई बंदा आज नहीं आया या कोई बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो रीऑर्गेनाइज करना है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ लें, जैसे क्रिकेट के मैच में जो प्लानिंग है पहले डिसाइड किया जाता है कि कौन सा बॉलर पहले बॉलिंग करेगा, कौन सा बाद में, फर्स्ट ओवर किसके होंगे, लास्ट वाले ओवर किसके होंगे, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बट ऑन स्पॉट विद इन द ग्राउंड जो कैप्टन डिसीजन लेता है कि फील्ड एडजस्टमेंट या किसी को स्पिनर पहले लगाना है या जो फास्ट बॉलर आपने कब लगाना है, ये जो विद इन द ग्राउंड जो तब्दीली आती है, जो तब्दीली की जाती है, दैट इज ऑपरेशनल डिसीजन। और जो बाहर ग्राउंड के बाहर बिफोर मैच या जो बिफोर वन नाइट जो मैच के प्लानिंग की जाती है कि ये हमारी टीम होगी, इसमें इस तरह का हमने पैटर्न बनाना है, तो दैट इज एन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सही, होप सो यू अंडरस्टैंड। तो जो प्लान टीम बनाई जाती है, यानी कि ये 4 बॉलर, फास्ट बॉलर, एक स्पिनर बॉलर और 7 जो है हमारे या 6 हमारे जो है बैट्समैन खेलेंगे, इस तरतीब से दैट इज एन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और जो विद इन ग्राउंड तब्दीली की जाती है फील्ड एंड में, बाउल एंड में, या आपको लेग साइड पे फील्डर बढ़ा दिए, ऑफ साइड पे फील्डर बढ़ा दिए, तो दैट इज अ ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर यहाँ कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, 7 स्टेप्स फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप है आपके पास आइडेंटिफाई द डिसीजंस, गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव,
weight the evidence, choose among the alternatives, take decision, review your decision. So 7 steps involves in your or making efficient decision. First one is कि आप किस चीज के बारे में डिसीजन करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपके पास कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिस से आप जो बेहतर डिसीजन कर सकते हैं, उसका अल्टरनेटिव क्या है। अगर आप प्लान ए है तो प्लान बी भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। जो एविडेंस आपने सेकंड फेज पे आए हैं उनकी इंपॉर्टेंस, उनका वेट कितना है। चूज अमंग द अल्टरनेटिव, जो आपके पास अवेलेबल प्लान्स हैं ए और बी, अगर प्लान है तो उनमें से जो बेस्ट प्लान है उसे आपने चूज करना है। जो प्लान आपने फिफ्थ फेज पे चूज किया है उसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। और लास्ट फेज में आपके पास जो डिसीजन आपने यहाँ पर पहली 6 फेजेस में लिया है उसे रिव्यू करना है, एनालाइज करना है। अगर कहीं पर कोई फ्लॉ आ रहा है तो उसे आपने रीऑर्गेनाइज करना है। Hope so you enjoy the video. If you have any query, you may write in the chat box and comment box. If you need these slides, kindly type your email address in the comment box. I already enclosed the slide link in the description box. If that is not working, please write your email in the comment box. I will try my best to facilitate you. Hope so. Stay tuned. Kindly subscribe our channel. Bye.